दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वाणी पर। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ अध्ययन किया था। कुछ अध्ययन अपने इस वीडियो में हम करेंगे। ये हड़प्पा सभ्यता का पार्ट 2 है। तो आइए अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। क्या विशेषताएं हड़प्पा सभ्यता के अंदर थी। तो सबसे पहले बात करते हैं उसके राजनीतिक संगठन की। दोस्तों राजनीतिक संगठन के संबंध में सभी चीज़ें अनुमानित है, क्योंकि दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की लिपि को अभी तक वैज्ञानिक पढ़ने में सफल नहीं हुए हैं। तो जितनी भी चीज़ें हैं हड़प्पा सभ्यता के संबंध में वे सभी की सभी अनुमानित हैं, संभावनाएं हैं, स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। तो चलिए देखते हैं। एक अनुमान ये है कि यहाँ मिस्र एवं मेसोपोटामिया सभ्यता के विपरीत यहाँ किसी मंदिर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता में मूर्तियां तो अनेकों प्राप्त हुई है। मारदेवी की मूर्ति प्राप्त हुई है, आदि शिव की मूर्ति प्राप्त हुई है, परंतु मंदिरों के अवशेष नहीं मिलते हैं। तो ये संभावना बनती है कि यहाँ पुरोहितों का शासन नहीं था। अगली जो अनुमान है वो है डॉक्टर आर.एस. शर्मा का। डॉक्टर आर.एस. शर्मा के अनुसार यहाँ संभवतः वणिक वर्ग का शासन था। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, नगरीय शासन था और यहां व्यापार एवं वाणिज्य बहुत ज्यादा विकसित था। दूर दूर के क्षेत्रों से व्यापार किया जाता था। तो व्यापारी वर्ग या वणिक वर्ग बहुत ज्यादा धनाढ्य था। तो संभवतः हो सकता है कि यहां वणिक वर्ग का शासन रहा हो। एक अगला अनुमान यह भी है, यह भी संभावना है कि यह कई स्वतंत्र राज्यों में विभाजित था और सबकी अपनी अलग अलग राजधानी थी। यानी हड़प्पा अलग, मोहनजोदड़ो अलग, कालीबंगा अलग, राखीगढ़ी अलग, लोथल अलग, और इनकी अपनी अपनी अलग अलग राजधानी थी। यह भी एक संभावना है। एक संभावना बनती है कि यहां एक केंद्रीय व्यवस्था थी और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जुड़वा राजधानी थी। दोस्तों स्टुअर्ट पिजिट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी बताया है। संभावना है कि क्योंकि पूरी की पूरी सिंधु सभ्यता में जो प्राप्त वस्तुएं हैं उनमें बहुत सारी समानता है। या जैसे कांस्य का प्रयोग लगभग हर जगह सिंधु सभ्यता में होता था और मकानों की जो बनावटें थी या नालियों के जो प्रकार थे उसके एक ये अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि यहाँ एक केंद्रीय व्यवस्था थी। यानी किसी एक शासक जो है वो पूरी व्यवस्था में शासन कर रहा था और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों इस केंद्रीय व्यवस्था की जुड़वा राजधानी था। इसके अलावा मेके के अनुसार हड़प्पा सभ्यता में जनप्रतिनिधि का शासन था। मेके वैज्ञानिक ने ये सुझाया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेके के अनुसार हड़प्पा सभ्यता में जनप्रतिनिधि का शासन था। यानी लोग स्वयं अपना प्रतिनिधि चुनते थे। इसके अलावा दोस्तों एक संभावना यह भी बनती है कि यहाँ पर महिलाओं का शासन हो, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की मूर्तियों में सबसे अधिक मूर्तियां महिलाओं की प्राप्त हुई है और ये भी एक संभावना कि ये एक मार्ग प्रधान समाज था। तो हो सकता है कि यहाँ शासक कोई महिला रही हो। तो ये कुछ राजनीतिक संगठन के बारे में अलग अलग विचार है। अब आइए देखते हैं सामाजिक संगठन। दोस्तों सैंधव समाज 3 वर्गों में विभाजित था। विशिष्ट वर्ग, खुशहाल मध्यम वर्ग और कुछ कमजोर वर्ग। तो प्रमुख रूप से सामाजिक संगठन तो अगर हम देखें तो समाज 3 वर्गों में विभाजित था। विशिष्ट वर्ग, मध्यम वर्ग और कमजोर वर्ग। इसके बाद हम देखते हैं कि जो मकान है, मकान की जो बनावट है उस बनावट के अनुसार कुछ सर्वेंट क्वार्टर टाइप के भी कुछ साक्ष्य मिले हैं। तो संभवतः यहां दास प्रथा का प्रचलन भी था। स्त्रियों की दशा के बारे में अगर हम देखें तो समाज मातृ प्रधान था, परंतु
लोथल और कालीबंगा में युगल समाधियां मिली हैं, जहां महिला एवं पुरुष को दोनों को साथ साथ दफनाया गया है। तो इससे इस बात की जानकारी मिलती है कि यहां समाज में सती प्रथा का प्रचलन था। इसके अलावा देखें, हड़प्पा से श्रृंगारदान तथा चुन्होदड़ों से लिपस्टिक मिली है। महिलाओं की प्रयोग की चीजें हैं, महिलाएं प्रयोग करती हैं। संभवतः कि जो समाज था वो सौंदर्य प्रधान रहा हो, यानी सौंदर्य की प्रधानता हो समाज में, तो समाज के सौंदर्य प्रधान होने के प्रमाण प्राप्त होते हैं। इसके अलावा देखिए, यहां एक तांबे के फ्रेम में जड़ा हुआ एक दर्पण मिला है, चूड़ियां मिली हैं, कंघा मिला है और उस्त्र आदि प्राप्त हुए हैं। तो ये भी समाज के सौंदर्य प्रधान होने की जो है और इशारा करते हैं। अगर देखें कि अगर उनके मनोरंजन के साधनों की बात करें कि भाई ये लोग अपना मनोरंजन किस प्रकार करते हैं, तो वे पासे का खेल खेलते थे, वे शिकार करते थे, क्योंकि जंगली जानवरों का वर्णन है तो हो सकता है कि वो शिकार आदि भी करते हों। इसके अलावा नृत्य, ये प्रमुख मनोरंजन के साधन थे। अब हम बात करते हैं किसकी? आर्थिक संगठन की। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में आर्थिक जीवन की अगर हम बात करें तो इनका आर्थिक जीवन अत्यंत विकसित अवस्था में था। हम देखते हैं कृषि प्रमुख व्यवसाय था, उसके बाद व्यापार था। लेकिन कृषि के अलावा देखिए उनका जो आर्थिक जीवन वो आधारित था किन पर? कृषि, पशुपालन, शिल्प और व्यापार पर। कृषि में अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि जाड़े में फसलें बोई जाती थी, यानी नवंबर दिसंबर में। जैसे आज भी हमारे जो किसान हैं वो रबी की फसलें बोते हैं नवंबर दिसंबर में, और मार्च अप्रैल में ये फसलें काट ली जाती थी। मोहनजोदड़ो और बनवाली से मिट्टी के हल्के खिलौने प्राप्त हुए हैं। हल्का प्रयोग होता होगा, इसीलिए खिलौने मिले हैं हल्के रूप में। कुल 9 फसलें हड़प्पा वासियों को ज्ञात थी। कौन कौन सी? गेहूं की 3 किस्म, जो की 2 किस्म, कपास, खजूर, तरबूज, मटर, राई, सरसों और तिल। तो ये 9 फसलें बोई जाती थी। इसके अलावा लोथल से चावल एवं रंगपुर से धान की भूसी प्राप्त हुई है। इनके अवशेष, तो चावल भी एक प्रमुख फसल हो सकती है, खाद्य फसल प्रमुख रूप से हो सकती है। इसके अलावा मोटा अनाज भी बोया जाता था, यानी वहां के लोग मोटे अनाज से भी परिचित थे। मेहरगढ़ से कपास के सबसे प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कपास हड़प्पा सभ्यता वासियों की सबसे प्रमुख फसल थी। अगर परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सबसे प्रमुख फसल कौन सी थी, तो कपास। और कपास के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। कपास सिंधव लोगों की मूल फसल थी। कपास के लिए सिंडोन शब्द का प्रयोग किया जाता था। अनाज संभवतः कर के रूप में वसूला जाता था। लोथल से आटा पीसने की पत्थर की चक्की के 2 पार्ट मिले। गेहूं उगाया जाता था, उसको पीसा जाता था, तो पीसने के लिए चक्की होती थी। चक्की के 2 पार्ट हमको लोथल से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा हड़प्पा के लोग कई पेड़ों से भी परिचित थे, जैसे पीपल, खजूर, नीम, नींबू, केला आदि। तो ये हमने देखा कि आर्थिक व्यवस्था में कृषि किस प्रकार से थी, जो आर्थिक गतिविधियों में कृषि का क्या रोल था, कृषि किस। दोस्तों, अब बात करते हैं पशुपालन की। पशुपालन में दोस्तों हड़प्पा वासी अनेक पशुओं से परिचित हैं, जिनमें प्रमुख है बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर, कुत्ते, बिल्ली, गधे, ऊंट, हाथी, गैंडे, बाघ, हिरण, मोर, खच्चर आदि से
परिचित है। जो मोहरे मिली हैं या जो मूर्तियां मिली हैं उनमें पशुओं के चित्रों का अंकन है। तो हड़प्पा वासी कई प्रकार के जो है घरेलू और जंगली जानवरों से परिचित थे। कुबड़ वाला सांड हड़प्पा वासियों को अधिक प्रिय था क्योंकि अधिकतर मूर्तियां कुबड़ वाले सांड की ही प्राप्त हुई है। इसके बाद देखिए गुजरात के सुरकोडा से घोड़े के अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं। दोस्तों घोड़े के अस्थि पंजर जरूर प्राप्त हुए हैं और केवल गुजरात के सुरकोदा से नहीं, लोथल और कालीबंगा से भी प्राप्त हुए हैं, परंतु घोड़े की मूर्तियां कहीं भी प्राप्त नहीं हुई है। वैसे ही ऊंट की भी हड्डियां मिली हैं। ऊंट की हड्डियां कई महत्वपूर्ण स्थलों पर मिली हैं, परंतु ऊंट के कहीं पर चित्र या मूर्ति इत्यादि प्राप्त नहीं होती। गाय के भी प्रमाण मिलते हैं, परंतु कोई मूर्ति नहीं मिलती। तो पशुपालन भी कृषि में बड़ा महत्वपूर्ण था। आर्थिक जो क्रियाएं हैं उनमें पशुपालन कृषि के साथ साथ किया जाता था और कई प्रकार के पशुओं से हड़प्पावासी परिचित थे। अब बात करते हैं शिल्प और उद्योग धंधों की। तो देखिए शिल्प एवं उद्योग धंधे में सबसे प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। सबसे प्रमुख जो उद्योग था उनका वो वस्त्र उद्योग था। मोहनजोदड़ो और कालीबंगा से सूती वस्त्र के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो में एक मटके के अंदर सूती वस्त्र प्राप्त हुआ है, वैसे ही कालीबंगा में सूती वस्त्र से लिपटा एक उस्तरा भी प्राप्त हुआ है। तो सूती वस्त्र जो है बड़े महत्वपूर्ण थे। लोथल से प्राप्त मोहरों पर सूती वस्त्र के छाप प्राप्त होती है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुरोहित की मूर्ति शाल ओढ़े हुए हैं। इसके बाद देखिए हड़प्पा के व्यापारिक संबंध दूर दूर के क्षेत्रों से थे। मेसोपोटामिया से भी व्यापार होता था। मेसोपोटामिया को जो वस्तुएं निर्यात की जाती थी उनमें सबसे प्रमुख सूती कपड़ा ही था। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि वस्त्र उद्योग हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख उद्योग था। अब हम बात करते हैं जो हमारे धातु संबंधी उद्योग थे, या अब देखते हैं धातु उद्योग। धातु उद्योगों में सबसे प्रमुख है कांस्य का प्रयोग। कांस्य युगीन सभ्यता ही इसलिए कहा जाता है क्योंकि धातु के रूप में कांस्य का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता था। कई प्रकार की कांस्य की मूर्तियां मिली हैं, कई प्रकार के कांस्य के बाट, पटखरे इत्यादि यानी वेट्स मिले हैं, कांस्य की मोहरे मिले हैं, इवन कांस्य के सिक्के भी बहुतायत में प्राप्त हुए हैं। तो कांस्य का बहुत अधिक प्रयोग होता था। कांसा बनाने के लिए तांबा राजस्थान के खेतड़ी से, जबकि टीन अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। और दोस्तों एक खास बात देखने को मिलती है कि ये जितनी भी कांसे से बनी हुई वस्तुएं हैं उनमें तांबे का प्रयोग तो ज्यादा है, परंतु टीन का प्रयोग कम किया गया है क्योंकि टीन बाहर से आयात किया जाता था। सेंधव लोग धातु की बंद ढलाई और मधुछिट यानी लोस्ट वैक्स ढलाई तकनीक से परिचित थे और जितनी भी प्रकार की मूर्तियां बनी हैं वो लोस्ट वैक्स ढलाई तकनीक से ही बनाई गई है। चुनोदड़ो और लोथल से मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए। हमने पिछले वीडियो में भी हमने देखा था कि चुनोदड़ो और लोथल से मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए और चुनोदड़ो से मनके बनाने के ये कारखाने मेके द्वारा खोजे गए थे। इसके बाद देखिए हड़प्पा सभ्यता में कई महत्वपूर्ण इमारतें मिली हैं, बड़ी बड़ी विशाल इमारतें मिली हैं। चाहे हम विशाल स्नान घर की बात करें मोहनजोदड़ो में, या जो अन्नगार मिला है, या जो सभा भवन मिला है, ये सभी के सभी स्थापत्य कला के उदाहरण हैं। यानी राजगिरी महत्वपूर्ण शिल्प था। युद्ध संबंधी अस्त्र शस्त्र अधिकतर तांबे के ही प्राप्त होते हैं, यानी क्योंकि तांबा अधिक मजबूत धातु है,
लोहे का प्रयोग अभी होता नहीं था। तो जितने भी युद्ध संबंधी अस्त्र शस्त्र थे, चाहे वो बाण थे, चाहे भाले थे और चाकू इत्यादि थे, ये सभी के सभी तांबे से बनाए जाते थे। और तांबा हमें मालूम है कि हमें कहाँ से प्राप्त होता था? राजस्थान के खेतड़ी से। अब दोस्तों व्यापार एवं वाणिज्य की बात करते हैं। व्यापार वाणिज्य बहुत उन्नत और विकसित था। इसका पता हमें इस बात से पता चलता है कि पोत निर्माण एवं नावों द्वारा समुद्री व्यापार होने की पुष्टि लोथल से प्राप्त बंदरगाह से होती है। आपको पता है दोस्तों कि लोथल, बालाकोट, अलादीनो, कुंतासी इत्यादि से बंदरगाह प्राप्त हुए हैं। तो ये सारे के सारे बंदरगाह अरब सागर से लगते हुए हैं, अर्थात समुद्र के रास्ते व्यापार होता था और दूर दूर तक देशों में भारतीय माल निर्यात भी होता था और बाहर के देशों से माल आयात भी होता था। कच्चा माल सिंधुवासी गुजरात से, सिंध से, राजस्थान, अफगानिस्तान, ईरान, बलूचिस्तान, मेसोपोटामिया, दक्षिण भारत आदि से प्राप्त करते थे। और ये क्या क्या कच्चा माल था देखें। गोमेद वो गुजरात से प्राप्त करते थे। फ्लिंट एवं चर्ट सिंध पाकिस्तान से। तांबा राजस्थान से भी लाया जाता था, बलूचिस्तान से भी और अफगानिस्तान से भी प्राप्त किया जाता था। सोना दक्षिण भारत में कर्नाटक से, सीसा भी दक्षिण भारत से, लाजवर्द मणिया कश्मीर से भी प्राप्त होती थी और अफगानिस्तान से भी प्राप्त होती थी। फिरोजा ईरान से लाया जाता था और चांदी अफगानिस्तान से लाई जाती थी। और सिंधुवासी निर्यात किन वस्तु का करते थे? तो देखें, निर्यात की जाने वाली जो प्रमुख वस्तुएं हैं वो हैं सूती वस्त्र जो सबसे प्रमुख थी, इमारती लकड़ियां, हाथी दांत एवं विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी प्रमुख थे। दोस्तों सिंधव लोग कई प्रकार की मूर्तियों का निर्माण करते थे। मूर्तियों के 3 प्रमुख प्रकार हैं, प्रस्तर मूर्तियां, धातु मूर्तियां और मण मूर्तियां। मण मूर्तियां चिकोटी विधि से बनाई जाती थी। प्रस्तर मूर्तियां लोस्ट वैक्स टेक्निक से बनाई जाती थी। मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी था। यहां से जो प्राप्त मूर्तियां हैं उनमें देखिए प्रमुख रूप से मोहनजोदड़ो से प्रस्तर मूर्तियां 12 प्राप्त हुई हैं, जबकि हड़प्पा से 3। मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो मूर्तियां हैं उनमें प्रमुख भेड़ा और हाथी की संयुक्त मूर्ति है। इसके अलावा हड़प्पा से नृत्य करते एक नवयुग की मूर्ति भी प्राप्त होती है और ये सभी मूर्तियां प्रस्तर मूर्तियों का प्रकार है। इसके बाद देखिए धातु मूर्तियां। मोहनजोदड़ो से कांस्य का एक भैंसा प्राप्त हुआ है। चुनौदड़ो से कांस्य की बैलगाड़ी एवं इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है। कालीबंगा से तांबे की एक वृषभ मूर्ति प्राप्त हुई है। लोथल से तांबे के कुत्ते की मूर्ति प्राप्त हुई है। दैमाबाद से कांस्य का एक रथ प्राप्त हुआ है। दैमाबाद दोस्तों सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल माना जाता है महाराष्ट्र में, और यहां दैमाबाद से एक कांस्य का रथ प्राप्त हुआ है जिसे एक नग्न पुरुष चला रहा है। मण मूर्तियां मैंने बताया चिकोटी विधि से बनी है। अधिकांशतः ये पूरे भारतीय स्थलों से, विशेष करके जो भारतीय क्षेत्र में है। आजादी के बाद पाकिस्तान अलग हो गया, अफगानिस्तान का क्षेत्र अलग है, तो भारतीय क्षेत्र से जो मूर्तियां मिली हैं वो अधिकतर मण मूर्तियां हैं। इनमें प्रमुख है पशु पक्षियों की मूर्तियां, और एक बड़ा महत्वपूर्ण है कुबड़ वाले बैल की मूर्ति जो कि मण मूर्तियों का ही एक प्रकार है। तो ये मूर्तियों के प्रकार हैं। अब सिंधव कला में और चीजों का अध्ययन करते हैं। दोस्तों आइए अब बात करते हैं
मोहरों की। दोस्तों अब आइए बात करते हैं मोहरों की। दोस्तों अधिकांश मोहरें सेल खड़ी यानी सिटेटाइट की बनी है। लोथल और देसलपुर से तांबे की मोहरें भी मिली हैं। आकार इनका चौकोर है, आयताकार है या वर्गाकार है। कुछ मोहरें गोलाकार, अंडाकार एवं घनाकार आदि आकृति की भी है। मोहरों पर एक श्रृंगी पशु के चित्र वाले मोहरों की संख्या अधिक है। मैं यहां लिख देता हूं, मोहरों पर एक श्रृंगी पशु के चित्र वाली मोहरों की संख्या अधिक है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से मेके द्वारा एक मोहर प्राप्त की गई है जिसे पशुपति शिव की मोहर मानी गई है। इस मोहर में दाहिनी ओर एक हाथी तथा एक बाघ है, दाहिनी ओर एक हाथी तथा एक बाघ, जबकि बाईं ओर एक गैंडा तथा एक भैंसा खड़ा है। सर जॉन मार्शल ने इसे शिव का आदि रूप बताया है। लोथल और मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर नाव का चित्र बना है। दोस्तों मोहर की सिंधु सभ्यता में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि ये लोग व्यापार करते थे और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर निर्यात किया जाता था और आयात भी किया जाता था। सामान पर दो मोहरें लगाई जाती थी। एक मोहर जिससे भेजने वाले का पता चलता था और एक मोहर पर उसका पता चलता था जिसको सामान भेजा जा रहा है। सामान को किसी बोरे में भर करके उसे सील किया जाता था और अगर ये सील अगर टूटी हुई प्राप्त होती थी तो संभवतः माना जाता था कि शायद रास्ते में सामान के साथ कोई छेड़छाड़ की गई है। तो मोहरों की सिंधु सभ्यता में विशेष महत्व था। अब बात करते हैं ताम्र पट्टिकाओं की। बात करते हैं सिंधु कला के कुछ और उदाहरणों की जिनमें ताम्र पट्टिकाएं यानी कोपर टेबलेट्स हैं। कोपर टेबलेट्स में देखिए इन पर एक तरफ मुद्रा लेख है जबकि दूसरी तरफ सिंधु मोहरों पर मिलने वाले पशु प्रतीक बने हुए हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं वे शायद रिकॉर्ड्स रखने के लिए प्रयोग करते रहे होंगे। इसके अलावा मनके यानी बीड्स। दोस्तों सिंधु काल में मनके बनाने के उद्योग बहुत उन्नत था। चुनहोदड़ो और लोथल से मनके बनाने की फैक्ट्रियां भी प्राप्त हुई हैं। ये मनके सेलखड़ी, गोमेद, शंख, सीप, हाथी दांत और सोने चांदी से बनाए जाते थे। इन मनकों का आकार या तो गोलाकार था, अंडाकार था या अर्धवर्ताकार था। चुनहोदड़ो और लोथल से इसके कारखाने प्राप्त हुए हैं। अब देखिए मृदभांड। मृदभांडों में देखिए ये मुख्यतः लाल एवं गुलाबी रंग के थे, मुख्यतः लाल एवं गुलाबी रंग के थे। इसके अलावा इन पर अलंकरण प्राय काले रंग से किया जाता था। मटके इत्यादि बना करके उनके ऊपर चित्र बनाए जाते थे, अलंकरण किया जाता था। अलंकरणों में त्रिभुज, वर्ग और वृत्त जैसे ज्यामितीय यानी जियोमेट्रिकल शेप्स का प्रयोग किया जाता था। और इसके अलावा मृत भांडों पर कई प्रकार के पशु पक्षियों के, पेड़ पौधों के चित्र आदि भी बनाए जाते थे। बात करते हैं बाट्स की यानी वेट्स की। तो क्योंकि व्यापार होता था, वस्तुएं तोल करके नाप करके दी जाती थी, लोग नाप तोल से परिचित थे। ये बाट कांसे से बने हुए थे और दो प्रकार के थे। जो निचले बाट थे यानी छोटे जो बाट हुआ करते थे वो द्विभाजन प्रणाली में यानी बाइनरी सिस्टम में थे, जबकि ऊपर के जो बाट थे वो दशमलव प्रणाली यानी डेसिमल सिस्टम में थे। तो ये हमने बात की कि व्यापार कैसा था, कृषि कैसी थी, पशुपालन कैसा था, सिंधु कला किस प्रकार की थी, कला में क्या क्या चीज़ें बनाई जाती थी। अब बात करते हैं सिंधु काल की लिपि का। तो चलिए अब देखते हैं। अगर हम हड़प्पा काल की लिपि के संबंध में बात करें
तो हम देखेंगे कि जो ये सिंधव लिपि का ज्ञान मुख्यतः मोहरों पर मिलता है। सिंधव लिपि का सबसे पुराना नमूना 1853 ईस्वी में मिला। इस लिपि में कुल 450 से 500 चित्राक्षर हैं। दोस्तों, ये लिपि पिक्टोरियल टाइप की है, यानी किसी भी प्रकार के स्वर, भाव आदि को दर्शाने के लिए चित्रों का प्रयोग किया गया है, इसीलिए इसे चित्राक्षर लिपि भी कहते हैं। इस लिपि में सबसे ज़्यादा अंग्रेजी के यू अक्षर का प्रयोग सबसे ज़्यादा हुआ है। इसके अलावा जीवों के भी चित्र प्रयुक्त किए गए हैं और जीवों में सर्वाधिक प्रयुक्त चित्र मछली का है, यानी मछलियों का चित्र इस लिपि में सबसे ज़्यादा बार किया गया है। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, यानी राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। लेकिन जब अभिलेख बड़ा होता था तो पंक्ति बदलने के लिए इसे बाएं से दाएं भी लिखा जाता था। इसे गोमूत्रिका पद्धति या पुस्टोफेडन टेक्निक भी कहते हैं। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। चलिए अब आगे और चीजों पे बात करते हैं हड़प्पा वासियों के धार्मिक जीवन की। तो दोस्तों, सिंधव लोग ईश्वरीय सत्ता में विश्वास करते थे, उनका पूजा पाठ में विश्वास था और इसके प्रमाण मोहरों पर मिलता है, इसका प्रमाण मूर्तियों के द्वारा भी मिलता है। दोस्तों, हड़प्पा से एक मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें ये जो मूर्ति है, इस मूर्ति में एक नारी के पेट से एक पौधा निकल रहा है। तो संभवतः कि मार्त देवी की पूजा करते होंगे या ये पृथ्वी देवी की पूजा का भी संकेत है। अधिकतर मूर्तियां जो हड़प्पा काल की प्राप्त हुई है वो नारियों की हैं, पुरुषों की मूर्तियां कम मिली हैं, नारी की मूर्तियां ज़्यादा मिली है। तो संभवतः वे किसी मार्त देवी की पूजा करते हो। इसके अलावा दोस्तों, मोहनजोदड़ो से एक ऐसी मूर्ति मिली है, एक ऐसी मोहर मिली है। उस मोहर पे एक योगी का चित्र अंकन है, जिसमें मैंने बताया कि इसकी जो कल्पना पशुपति के रूप में की गई है, यानी ये लोग पशुपति पूजा भी शायद करते हों। इसके अलावा हड़प्पा काल की मोहरों पर पशुओं के अनेकों प्रकार के चित्र प्राप्त होते हैं और अनेक पशुओं के चित्र प्राप्त होते हैं। इससे ये भी अंदाज़ा लगाया जाता है कि संभवतः वो पशु पूजा करते हों। फिर देखें कि सिंधव काल की कई मोहरों पर नाग यानी सर्पों के चित्र भी मिलते हैं। तो हो सकता है कि वो नाग पूजा करते हों, क्योंकि आज भी हिंदुस्तान के अंदर नाग पूजा आम बात है। इसके अलावा वे हो सकता है कि प्रकृति पूजा को, यानी वो वृक्ष की पूजा करते हो, क्योंकि हड़प्पा कालीन कई मोहरों पर वृक्षों के अलग अलग चित्र मिले हैं। इसके अलावा वे हो सकता है कि जल की पूजा करते हो। ये सभी के सभी अंदाजे हैं, अनुमान है। इनमें कितनी सच्चाई है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी तक लिपि पढ़ी नहीं गई है। कि दोस्तों, मोहनजोदड़ो में जो है एक बड़ा विशाल स्नान घर मिला है और उस स्नान घर की विशेषता इसी में है कि शायद वे किसी धार्मिक उत्सव के लिए उसका उपयोग होता हो। तो हो सकता है कि जल की पूजा भी ये लोग करते हो। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन की। हड़प्पा सभ्यता के पतन के संबंध में अनेक विचार हैं। अलग अलग वैज्ञानिकों ने, इतिहासकारों ने अपनी अलग अलग राय दी है। इसमें एक राय ये है कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश बाढ़ के द्वारा हुआ है, क्योंकि पूरी की पूरी सभ्यता किसी न किसी प्रमुख या सहायक नदी के क्षेत्र में बसी हुई है। तो संभवतः कि नदी में बाढ़ आने की वजह से ये नष्ट हो गई हो। परंतु एक ही समय पर सभी नदियों में बाढ़ आने की बात को स्वीकारा नहीं जा सकता है।
तो कह नहीं सकते कि ये बात सत्य ही हो। इसके बाद आर्यों का आक्रमण। देखिए, इस सभ्यता के अंत में यानी 1500 ईसा पूर्व के आसपास के काल में आर्यों के आगमन की सूचनाएं मिलनी शुरू हो जाती है। इससे ये लगता है कि शायद आर्यों का कोई बड़ा आक्रमण हुआ होगा और ये सभ्यता नष्ट हो गई हो। परंतु इतने बड़े क्षेत्र पर आर्यों का कोई इतना बड़ा आक्रमण संभव नहीं लगता है, तो हम इसको भी पुष्टि नहीं कर सकते। इसके बाद जलवायु परिवर्तन। हाँ, ये एक बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि देखिए जलवायु परिवर्तन से सभ्यताओं के नष्ट होने का खतरा तो आज भी बना हुआ है। तो हो सकता है कि उस समय कोई जलवायु घटना ऐसी हुई हो जिसके चलते ये सभ्यता नष्ट हो गई। इसके बाद बात करें भूतात्विक परिवर्तन की। भूतात्विक परिवर्तन के कारण हो सकता है कि नदियों ने अपने रास्ते बदले हों और नदियों के रास्ते बदलने जाने के कारण जो है मिट्टी ने अपना उपजाऊपन खो दिया हो, जिसके चलते ये लोग कहीं और विस्थापित हो गए हों। तो ये भी एक चीज़ हो सकती है। इसके अलावा विदेशी व्यापार में गतिरोध। वैज्ञानिकों ने ये भी आशंका जताई है कि इस काल के अंत में आते आते हम देखते हैं कि विदेशी वस्तुएं जो पहले इस सभ्यता में पाई गई हैं या उनका प्रयोग होता रहा है, उनमें कमी आने लगती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि भारतीय शिल्प में भी, उस समय के भारतीय शिल्प में भी कमी आने लगती है। तो हो सकता है कि कुछ ऐसे कारण पैदा हुए हों, या हो सकता है कि कच्चे माल की प्राप्ति होनी बंद हो गई हो, या हो सकता है कि व्यापारिक जो समस्या कुछ इस प्रकार की उत्पन्न हुई हो कि जिसकी वजह से ये सभ्यता पतन हो गई हो, या ये लोग कहीं और शिफ्ट कर गए हों। इसके अलावा महामारी भी एक कारण हो सकता है, लेकिन एक बड़े क्षेत्र के लिए महामारी से नष्ट होना बहुत मुश्किल लगता है। परंतु वैज्ञानिकों ने इसके बारे में भी सुझाव दिया है कि शायद किसी महामारी के चलते भी ये सभ्यता नष्ट हो सकती है। इसके अलावा भूकंप। हो सकता है कि दोस्तों कोई इतनी अधिक तीव्रता का भूकंप उस समय आया हो कि जिसने पूरे क्षेत्र में तबाही मचा दी हो और इस सभ्यता को नष्ट कर दिया। परंतु इसके भूकंप के प्रमाण तो मिलते हैं, लेकिन इसे पूर्ण रूप से सत्य माना जाए ये सही नहीं है। तो ये सब आशंकाएं हैं, अनुमान है। क्यों? क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि इसकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। क्योंकि लिपि नहीं पढ़ी गई है तो सब चीज़ें शंकाओं पर हैं, अनुमानों पर हैं, तो हम पूर्ण रूप से नहीं कह सकते। तो ये पूरा दोस्तों हमारा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित अध्याय था। हमने इसे डिटेल में पढ़ा, हमने आर्थिक जीवन के बारे में देखा, हमने धार्मिक जीवन के बारे में देखा, और ये सारी चीज़ें हमने अध्ययन की। अब थोड़ा सा हम चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें हम देख लेते हैं जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ महत्वपूर्ण है, और क्वेश्चन यहाँ से आते रहते हैं। दोस्तों कुछ और मुख्य बिंदु हैं जिनसे कि क्वेश्चन बनते हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, हड़प्पा का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है, पश्चिमी या पूर्वी भी पूछा जा सकता है। तो हड़प्पा का सबसे उत्तरी स्थल जम्मू कश्मीर में मांडा है, ये चिनाब नदी के किनारे है। सबसे दक्षिणी स्थल महाराष्ट्र में दैमाबाद है, जो कि गोदावरी नदी के किनारे है। सबसे पश्चिमी जो शहर है वो सुतकेंगडोर है, बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान के अंदर, और ये दासक नदी पर है। जबकि सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है, जो यूपी के मेरठ शहर में हिंडन नदी के किनारे है। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि ये क्योंकि एक नगरीय व्यवस्था थी, तो नगर बड़े ही नियोजित ढंग से बसाए गए थे, प्रॉपरली प्लान थे। जैसे आज के जो आधुनिक शहर हैं या जो कि स्मार्ट सिटी की बात की जा रही है, तो ये क्या है कि बहुत बेहतरीन तरीके से नियोजित थे। नियोजित नगरीय व्यवस्था थी और जल निकासी प्रणाली पर बहुत खास जोर दिया गया था। सभी सड़कों के साथ साथ नालियां बनाई गई थी,
ये नालियाँ छोटी गलियों से निकल कर के बड़ी सड़कों के साथ बनी हुई बड़ी नालियों में मिलती थी और ये बड़ी नालियाँ शहर से बाहर बड़े नाले में जाकर के मिल जाती थी। नालियाँ एवं सड़कें दोनों ही ग्रिड पैटर्न पर बनी हुई थी, ग्रिड पद्धति पे बनी हुई थी। ये एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती थी। मकान एवं नालियाँ पक्की ईंटों से बने थे। मकान बनाने के लिए भी पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, जबकि नालियाँ बनाने के लिए भी पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। नालियों को ढकने के लिए चूना पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था ताकि सफाई के दौरान उन्हें हटा कर के सफाई की जा सके। तो नालियाँ भी पक्की ईंटों की बनी है। कालीबंगा इसका अपवाद है। क्यों? क्योंकि कालीबंगा में मकान तो कच्ची ईंटों के बने हैं, जबकि नालियाँ पक्की ईंटों की बनी है। एक और अपवाद है, वो बनवाली का है। बनवाली में देखिए क्या है कि बनवाली में मकान तो पक्की ईंटों के बने हैं, लेकिन नालियाँ है ही नहीं। यानी पूरी सिंधु सभ्यता में, जो कि अपनी जल निकासी प्रणाली के लिए जानी जाती है, लेकिन बनवाली में नाली का कहीं भी साक्ष्य नहीं मिलता है, यानी वहाँ पर जल निकासी प्रणाली नहीं थी। इसके अलावा कहीं कहीं मकान 2 मंजिला भी थे, 2 डबल स्टोरी हाउसेस बने हुए थे और मकानों पर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। सीढ़ियों का प्रयोग करके ऊपर के तल पर जाया जाता था। इसके अलावा देखिए सभी मकानों में कुएं बनाए गए थे। हर मकान का में एक बाहर आंगन में कुआं होता था। और दोस्तों प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखा गया, यानी गोपनीयता का विशेष ध्यान रखा गया। यानी बाहर से आया हुआ कोई व्यक्ति घर के अंदर नहीं झांक पाता था, जबकि अंदर महिलाएं बाहर बैठे व्यक्तियों को, मेहमानों को आराम से देख सकती थी। तो प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा गया था। तो ये नगरीय नियोजन की हमने बात की। इसके अलावा दोस्तों कुछ पॉइंट्स आपको जरूर लिख लेने चाहिए। देखिए हड़प्पा सभ्यता में 3 प्रकार के 1 2 3 प्रकार के संस्कारों की बात कही गई है। पूर्ण समाधिकरण, जिसमें व्यक्ति को एक कब्र खोद करके दफना दिया जाता था। एक दूसरा है आंशिक समाधिकरण। आंशिक समाधिकरण में क्या किया जाता था कि पहले शव को खुले में चील को आदि के खाने के लिए छोड़ दिया जाता था और उसके बाद हड्डियों को दफनाया जाता था। ये था आंशिक समाधिकरण। और तीसरा जो संस्कार था वो था दाह संस्कार, जिसमें मृत को जला दिया जाता था। दोस्तों कब्रें बहुतायत में मिली हैं और कब्रों में हड्डियां भी मिली हैं, तो इससे इस बात की पूर्ण पुष्टि होती है। और दोस्तों आंशिक समाधिकरण तो आज भी प्रचलन में है। पारसी समुदाय में आज भी पहले शवों को खुले में छोड़ा जाता है। पशु पक्षियों द्वारा खा लेने के बाद जो हड्डियां बचती हैं उसे ही दफनाया जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हुई हड़प्पा के संबंध में। अब आपका कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। और दोस्तों एक थोड़ा सा एक त्रुटि छोटी सी हो गई थी, आप उसका थोड़ा सा ठीक कर लें। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861 में बना है, लेकिन लॉर्ड कर्जन काल में नहीं। उस समय वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कर्जन ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए बहुत काम किए हैं और डायरेक्टर जनरल की पोस्ट को एक महत्वपूर्ण पद कर्जन काल में बनाया गया है, इसलिए कर्जन बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूरा अध्ययन किया। अपने आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता की। आने वाली वीडियो के लिए आप जरूरी है कि आप लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपके पास समय पर पहुंचते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।